माह से ज़्यादा अरसे से जारी अमरीका और इसराइल की ईरान के खिलाफ जंग क्या अनकरीब ख़त्म हो सकती है। जहां एक तरफ अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप बार बार यही दावे करते हैं, वहीं दूसरी जानिब जंग बंदी के ऐलान के बावजूद ईरान और अमरीका ने एक बार फिर एक दूसरे के खिलाफ हमले शुरू कर दिए हैं। उधर लेबनान में भी इसराइली हमले एक बार फिर जोर पकड़ चुके हैं और IDF ने हिजबुल्लाह पर जंग बंदी की बार बार खिलाफ वर्जी का इल्ज़ाम लगाया है। मशरिक़ वस्ता की इस सूरत हाल से खित्ते पर ही नहीं पूरी दुनिया पर शदीद असरात मुरतब हो रहे हैं। तो इन हालात का हम खित्ते में मौजूद BBC नामा निगारों की मदद से करीबी जायज़ा लेंगे। मैं हूं समरा फातिमा और ये आज BBC न्यूज़ उर्दू के प्रोग्राम जहानुमा में हमारी टॉप स्टोरी है। इसके अलावा प्रोग्राम में देखिएगा, नासा ने चांद पर अपनी परमानेंट बेस बनाने के मंसूबे का ऐलान किया है, लेकिन ये कब तक मुमकिन होगा। 15 साल के वैभव सूर्यवंशी की IPL परफॉर्मेंस पर सोशल मीडिया पर धूम। देखिएगा दुनिया भर के सीनियर खिलाड़ी भी उनकी तारीफ करते क्यों नहीं थक रहे। और मिलेंगे एवरेस्ट की चोटी सर करने वाली पहली अफगान खातून से और जानेंगे उनका अफगान खवातीन को क्या पैगाम है। अमेरिका और ईरान ने मशरिक़ वस्ता में एक दूसरे पर हमले किए हैं, जिससे एक नाजुक जंगबंदी लड़खड़ा सी गई है। इस दौरान जंग के खात्मे का मुआहिदा तमाम कोशिशों के बावजूद अब जल्द होता नजर नहीं आ रहा। अमरीकी फ़ौज का कहना है कि उन्होंने ईरान पर हमले किए हैं, जिसमें एक स्ट्रेटेजिक बंदरगाह बंदर अब्बास में एक फ़ौजी ठिकाने को निशाना बनाया गया है। 3 दिनों में ये दूसरी बार है जब अमेरिका ने ईरान में अहदाफ पर हमले किए हैं, ये कहते हुए कि ये हमले सिर्फ दिफाई थे। जवाबी कार्रवाई में ईरान के पासदारान इनकलाब ने कहा है कि उन्होंने खित्ते में एक अमरीकी अड्डे को निशाना बनाया है। उन्होंने ये वाज़ेह नहीं किया कि ये कहाँ हुआ है, लेकिन कुवैत में फ़िज़ाई हमले के सायरन्स बजने की रिपोर्ट्स आई हैं। नई कशीदगी के बावजूद अमरीकी अफवाज का कहना है कि वो जंग बंदी को बरकरार रखने का इरादा रखती हैं और ये सब कुछ जंग के खात्मे के लिए जारी मुज़ाकरात के दरमियान हो रहा है। सदर डोनाल्ड ट्रंप ने बुध को कहा था कि ईरान बिल्कुल आखिरी सांसों पर मुज़ाकरात कर रहा है। ईरान का पूरा इरादा है, वो बहुत ज़्यादा चाहते हैं कि कोई मुआहिदा हो जाए। अब तक वो वहाँ तक नहीं पहुँच पाए हैं और हम इससे मुतमईन नहीं हैं, लेकिन अब या तो ऐसा होगा या फिर हमें बस काम तमाम करना पड़ेगा। और हमारी मिडिल ईस्ट की नामानिगार योलान नेल के पास मुज़ाकरात के बारे में ताज़ा तरीन मालूमात हैं। Well, those discussions do seem to have sort of been put on hold. ऐसा लगता है कि वो बातचीत अब एक तरह से रोक दी गई है क्योंकि ईद उल अजहा का त्यौहार जारी है। लेकिन इस हफ्ते के बिल्कुल आगाज में कतर में आला ईरानी हुक्काम मौजूद थे और इसराइली मीडिया की कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका और ईरान के दरमियान एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग इसराइल और मशरिक़ वस्ता में दीगर अमरीकी इत्तेहादियों को देखने के लिए भेजा गया है। इससे ये इशारा मिलता है कि ये पेशरफ्त की एक अलामत हो सकती है। लेकिन खलीज में रातों रात जो कुछ हुआ, जो इस हफ्ते में दूसरी बार वहाँ कशीदगी बढ़ी है, ये वाकई वाज़ेह करता है कि हालात कितने गैर मुस्तहकम हैं और इसका असर तेल की कीमतों पर पड़ा है, जो एक बार फिर ऊपर चली गई हैं। And this has had already an impact on oil prices, pushing them up once again. उधर लेबनान में इसराइली हमलों ने जनूबी लेबनानी शहर सूर और इसके आसपास के इलाके को निशाना बनाया है। इसराइल की फ़ौज का कहना है कि वो हिजबुल्लाह के इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बना रही थी। बुध के रोज़ इसराइली डिफेंस फोर्सेस ने लेबनान के रिहायशियों पर जोर दिया था कि वो दरियाए ज़ुहरानी के शुमाल में चले जाएं, जो सरहद से तकरीबन 40 किलोमीटर दूर है। IDF ने हिजबुल्लाह पर जंग बंदी की बार बार खिलाफ वर्जियों का इल्ज़ाम लगाते हुए कहा है कि वो शदीद ताकत के साथ कार्रवाई करेंगी। जंग के इब्तिदाई दिनों में इसराइल ने एक बफर जोन बनाया था, जिसे वो एक येलो लाइन कहते हैं और जो सरहद से तकरीबन 5 किलोमीटर पर मुहित है। अब इसराइली अफवाज लेबनान के जुनूब में मज़ीद आगे बढ़ रही हैं, जिससे रिहायशियों में खौफ फैल रहा है। हमारी नामानिगार लीना संजाब बेरूत से रिपोर्ट कर रही हैं। Now the evacuation orders that are being given, show that they are trying. अब जो इनखला के अहकामात दिए जा रहे हैं, इससे जाहिर होता है कि वो दरियाए लतानी की मज़ीद शुमाल में आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं और वो येलो लाइन को भी पार कर चुके हैं। ये वो चीज़ है जो लेबनान के जनूब में रहने वाले शहरियों में खौफ पैदा कर रही है। उनका मानना है कि कोई भी इसराइलियों की कार्रवाई और लेबनान के खिलाफ जारियत को रोक नहीं पा रहा और इसलिए इस बात की कोई ज़मानत भी नहीं है कि इसराइली इन देहातों और कस्बों से पीछे हटेंगे और जो लाखों लोग बेघर हुए हैं वो अपने देहातों को वापस जा सकेंगे।
اور اب بات کرکٹ کی. انڈیا کے 15 سال کے بلے باز ویبھو سوریہ ونشی نے IPL میں ایسی شاندار اننگز کھیلی کہ دنیا بھر سے سینئر کھلاڑی بھی ان کی تعریف کرنے سے خود کو روک نہیں پا رہے ہیں. مزید تفصیلات آج ٹرینڈنگ میں دیکھیے. سوریہ ونشی نے راجستھان رائلز کی جانب سے سن رائزرز حیدرآباد کے خلاف صرف 29 گیندوں پر 97 رن درج کیے، جس میں پیٹ کمنس کے ایک اوور میں 3 مسلسل چھکے شامل تھے. انہوں نے 16 گیندوں پر ہاف سینچری مکمل کی اور ایک سیزن میں سب سے زیادہ چھکے لگا کر کرس گیل کا ریکارڈ بھی توڑ دیا. وہ IPL کی تیز ترین سینچری کے قریب ہی تھے مگر 8ویں اوور میں آؤٹ ہو گئے. اس شاندار پرفارمنس پر سابق انڈین کپتان سنیل گواسکر نے کمنٹری کرتے ہوئے کہا کہ یہ اننگ یاد رکھی جائے گی. ویسٹ انڈیز کے سابق کھلاڑی کرس گیل نے سوشل میڈیا پر لکھا، کیسا بہترین کھلاڑی ہے ویبھو، نئی 6 مشین. سابق انگلینڈ کپتان مائیکل وان نے ایکس پر لکھا کہ سوریہ ونشی دنیا میں T20 کا سب سے بہترین اوپنر ہے، انڈیا کو چاہیے کہ اسے ٹیم میں شامل کرے. اور سابق انڈین کھلاڑی محمد کیف نے لکھا کہ ہم ایک معجزہ دیکھ رہے ہیں، ایک مستقبل کا سٹار جو حیران کن چھکے مارتا ہے. ویبھو سوریہ ونشی اس وقت سے سرخیوں میں ہیں جب انہوں نے اپریل 2025 میں صرف 14 سال کی عمر میں IPL کھیلتے ہوئے پہلی گیند پر ہی چھکا مارا تھا. سوریہ ونشی کو آئندہ ماہ شری لنکا میں ہونے والی ODI ٹرائی سیریز کے لیے انڈیا کی A ٹیم میں شامل کر لیا گیا ہے. تاہم بہت سے لوگوں کا ماننا ہے کہ اب وقت آ چکا ہے کہ انہیں نیشنل ٹیم میں شامل کیا جائے. کیا آپ بھی چاند پر جا کر رہنے کا خواب دیکھتے ہیں؟ یہ خواب اب جلد ہی حقیقت میں تبدیل ہو سکتا ہے، کیونکہ امریکی اسپیس ایجنسی ناسا نے چاند پر جا کر ایک مستقل بیس بنانے کے اپنے منصوبے کی مزید وضاحت کی ہے. $20 ارب کی لاگت سے تیار ہونے والی یہ فیسلٹی اگلے 7 سالوں میں تعمیر ہو جائے گی اور مکمل ہونے کے بعد یہ سینکڑوں اسکوائر کلومیٹر وسیع ہوگی. BBC کے سائنس کے نامہ نگار پلب گھوش کی اسی بارے میں رپورٹ پیش کر رہے ہیں عارف شمیم. And lift off. پچھلے مہینے 4 خلابازوں نے چاند کے گرد چکر لگایا. یہ صرف انسان کو چاند کی زمین پر واپس بھیجنے کے لیے ہی نہیں بلکہ وہاں پر انسانوں کی مستقل آباد کاری کے لیے بیس بنانے کی طرف بھی پہلا قدم تھا. اب ہم تفصیلات سن رہے ہیں کہ 3 روبوٹس پر مشتمل ایک مشن چاند پر بیس بنانے جائے گا جو ممکنہ طور پر اس سال کے آخر میں لانچ کیا جائے گا. مون بیس 1 چاند کے جنوبی قطب میں اترنے والا پہلا پرائیویٹلی فنڈڈ مشن ہوگا. مون بیس 2 آدھا ٹن کا ایسا سامان پہنچائے گا جو خلابازوں کو چاند پر بیس بنانے میں مدد کرے گا. مون بیس 3 کا مقصد خالصتاً سائنسی تحقیق ہوگا. شاندار واپسی بس ہماری گرفت میں ہے اور ہم آہستہ نہیں ہونے والے. ہم اس عزم اور اعتماد کے ساتھ بڑھ رہے ہیں کہ وہ مشن پورا کریں جو صرف ناسا ہی کر سکتی ہے، اور یہ تو ابھی صرف شروعات ہے. ناسا کے چاند پر بیس بنانے کے منصوبے کے 3 مرحلے ہیں. پہلے مرحلے میں درجنوں روورز اور لینڈرز کو بھیجیں گے کہ وہ بہترین جگہ تلاش کریں. دوسرے مرحلے میں چھوٹے کیبنز بنائے جائیں گے جو مختصر مدد کے مشن میں چند ہفتوں کے لیے استعمال ہوں گے. تیسرے مرحلے میں بڑی عمارتیں بنائی جائیں گی جنہیں نیوکلیئر پاور سے توانائی فراہم ہوگی طویل مدتی موجودگی کے لیے. اب اگر یہ سب کچھ سائنس فکشن جیسا لگتا ہے تو آپ یہ سوچنے والے اکیلے نہیں. کئی انڈیپینڈنٹ ماہرین کہتے ہیں کہ یہ ممکن نہیں ہے. پہلی بات کہ چاند کے لینڈرز اپنے شیڈیول سے بہت پیچھے ہیں. ان کو مدار میں ایندھن فراہم کرنے کے نظام کا ٹیسٹ نہیں کیا گیا اور نیوکلیئر ری ایکٹرز اور بھاری انفراسٹرکچر بنایا بھی نہیں گیا. اس پلان کی ٹائم لائن بہت مشکل ہے اور اس کے لیے بہت ساری نئی ٹیکنالوجی وقت پر تیار کرنا ہوگی. اور آپ کو معلوم ہے کہ اسپیس ٹیکنالوجی، خاص طور پر انسانوں کو خلا میں بھیجنے والی ٹیکنالوجی بنانا بہت مشکل ہے. لیکن چین بھی 2030 کے دہائی تک چاند پر بیس بنانے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگا رہا ہے، جس نے امریکہ کو ایک نئی اسپیس ریس میں دھکیل دیا ہے جس سے اس کے چاند پر آؤٹ پوسٹ بنانے کے منصوبے کو تقویت مل سکتی ہے. ناسا کا 2028 میں خلابازوں کو چاند کی زمین پر واپس بھیجنے کا منصوبہ ہے. ایک ایسی ڈیڈ لائن جو آزاد ماہرین کے مطابق بہت مشکل ہے. لیکن چاند پر جانا ہمیشہ سے انسانی جذبے کو بلند کرنے کے بارے میں رہا ہے، اس لیے نہیں کہ یہ آسان ہے بلکہ اس لیے کہ یہ مشکل ہے. اب ایک نظر ڈالتے ہیں دنیا بھر کی باقی خبروں پر. کینیا کی پولیس کے مطابق ایک گرلز بورڈنگ اسکول میں رات کے وقت ہاسٹل میں لگنے والی آگ کے نتیجے میں کم از کم 16 طالبات ہلاک ہو گئی ہیں.
कम से कम 74 दीगर जख्मियों को अस्पताल में दाखिल किया गया है। गमजदा वालिदैन रिफ्ट वैली में शहर गिलगिल में वाक़े उतुमिशी गर्ल्स एकेडमी के बाहर जमा हो गए हैं। आग लगने की वजह ताहाल मालूम नहीं हो सकी है। लाओस में एक सैलाब ज़दा गार में फंसने वाले 5 अफराद को बहिफाजत निकालने का मुश्किल और पेचीदा ऑपरेशन जारी है। शदीद बारिश और लैंडस्लाइड्स के बाद ये अफराद उस गार में एक हफ्ते से फंसे हुए हैं। ख्याल किया जाता है कि ये लोग सोने की तलाश में गार में दाखिल हुए थे। इस ग्रुप के 2 मजीद अफराद ताहाल लापता हैं। ऑस्ट्रेलिया में पुलिस का कहना है कि नाम नेहाद दौलत इस्लामिया से ताल्लुक़ रखने वाली एक खातून पर दहशतगर्दी के जुराइम का इल्ज़ाम आयद किया गया है, जिसकी ज़्यादा से ज़्यादा सज़ा 10 साल कैद हो सकती है। जो 34 साला खातून ये हैं जिन्हें मुकामी मीडिया रेयान एल होली के नाम से शिनाख्त उनकी की जा रही है। वो 2013 से 2014 के दरमियान एक शख्स के साथ शाम गई थी ताकि दाइश में शामिल हो सकें और कुछ अरसा पहले ही शाम से ऑस्ट्रेलिया वापस आ गई थी। और थाईलैंड की एक अदालत ने बादशाहत की तौहीन के इल्ज़ाम में एक नुमायां अपोजिशन सियासतदान को बरी कर दिया है। थानाथॉन युआन ग्रून गुआंग पर 2022 में बादशाहत की तौहीन और साइबर क्राइम कवानीन की खिलाफ वर्जी के इल्ज़ामात के तहत फ़र्द जुर्म आयद की गई थी। उन्होंने कोविड वैक्सीन मुहिम में बादशाह की मिल्कियत वाली एक कंपनी के किरदार पर सवाल उठाया था। अदालत ने अपने फैसले में कहा है कि उनके बयानात वैक्सीन की तकसीम के इंतज़ाम से मुताल्लिक़ थे, न कि बादशाहत के खिलाफ। और ऑस्ट्रेलिया में मुकीम एक मुहाजिर खातून माउंट एवरेस्ट की चोटी सर करने वाली पहली अफगान खातून बन गई हैं। 30 साला रिवर अहमद का कहना है कि उन्होंने ये कारनामा सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि अफगानिस्तान की उन तमाम बच्चियों के लिए अंजाम दिया है जिन्हें तालिबान के दौरे हुकूमत में तालीम से महरूम रखा गया है। मज़ीद तफसीलात पेश कर रहे हैं अली काज़मी हमारी इस रिपोर्ट में। अफगानिस्तान के गजनी सूबे में अपने बचपन में रिवर को स्कूल पहुंचने के लिए बर्फ से ढके पहाड़ों में 4 घंटे तक पैदल चलना पड़ता था। सालों बाद ऑस्ट्रेलिया में अपने भाई की खुदकुशी के बाद उन्होंने दोबारा पहाड़ों का रुख किया। जब मैं दुनिया की चोटी पर खड़ी होती हूँ तो खुद को ताकतवर महसूस करती हूँ और मुझे लगता है कि हम अफगानिस्तान में अपनी तारीख के तारीख तरीन दौर की मुश्किलात को भी सर कर सकते हैं। इससे पहले रिवर ने कभी पेशा वाराना कोहपैमाई नहीं की थी और उन्हें अपनी मुहिम के लिए $85,000 जमा करने में कई माह लगे। इस मुहिम का सबसे मुश्किल हिस्सा फंडिंग का इंतजाम करना था और फिर माउंट एवरेस्ट की चोटी के करीब इंसानों का हजूम भी एक खौफनाक चीज थी। इस सीजन में नेपाल ने रिकॉर्ड तादाद में इजाजतनामे जारी किए और तकरीबन 1000 से ज़ायद अफराद माउंट एवरेस्ट सर करने की कोशिश कर रहे थे। रिवर और उनके गाइड्स ने -25 डिग्री सेंटीग्रेड दर्जा हरारत में चोटी के करीब 4 घंटे इंतजार किया। अगले दिन नीचे उतरते हुए 2 कोहपैमा हलाक हो गए। एवरेस्ट पर कोहपैमाई एक शानदार तजुर्बा है। खास तौर पर वहाँ की शेरपा कम्युनिटी अपना काम बहुत खूबसूरती से अंजाम देते हैं। मैं वाकई उनकी कदर करती हूँ और उनकी शुक्रगुजार हूँ। रिवर का कहना है कि अफगानिस्तान की यादों ने उन्हें आगे बढ़ने का हौसला दिया। उन्हें उम्मीद है कि उनकी ये कामयाबी मुल्क में दीगर खवातीन को भी हौसला देगी और तालीम से महरूम लाखों अफगान बच्चियों के मसाइल को उजागर करेगी। उनके लिए रिवर का पैगाम है कि मजबूत रहो और खुद पर यकीन रखो। और इंडिया की रियासत झारखंड में मुन्ना प्रसाद गुप्ता नामी एक टीचर मोटरसाइकिल की जगह घोड़े पर बैठकर मर्दमशुमारी के लिए घर घर पहुंच रहे हैं। उनका कहना है कि वो ऐसा पेट्रोल की बचत के लिए कर रहे हैं, साथ ही वो और लोगों को भी मशवरा दे रहे हैं कि निजी ट्रांसपोर्ट की जगह पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल कीजिए। देखिए मोहम्मद सरताज आलम की ये रिपोर्ट। इंडिया की मशरकी रियासत झारखंड के गढ़वा जिले के एक टीचर इन दिनों खबरों में हैं। मुन्ना प्रसाद गुप्ता हाई स्कूल में पढ़ाते हैं और इन दिनों मर्दमशुमारी के लिए उन्हें घर घर जाना होता है, जिसके लिए वो मोटरसाइकिल की जगह घोड़े का इस्तेमाल कर रहे हैं। सफ़ेद यूनिफॉर्म, सिर पर सफ़ेद कैप और कंधे पर सेंसस का बैग लिए वह दूर दराज गाँवों में पहुँच रहे हैं। मोटरसाइकिल की जगह घोड़े का इस्तेमाल करने की वजह से वो तवज्जो का मरकज़ बने हुए हैं। ऐसे देख के लोगों को बहुत ज़्यादा आकर्षित हो रहे हैं। जो हम लोग जैसे युवा हैं वो सब लोग देख रहे हैं और आकर्षित हो रहे हैं, पास में भी आ रहे हैं, देखने का कुछ नया मिल रहा है।
मुन्ना प्रसाद गुप्ता का कहना है कि वो पेट्रोल और डीजल की बचत के मकसद से घोड़े का इस्तेमाल कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि गांव के कच्चे और तंग रास्तों में घोड़े से आने जाने में उन्हें आसानी हो रही है। तेल पेट्रोल डीजल का मैं बचत कर रहा हूं, जो कि भारतीय अर्थव्यवस्था बरकरार रहे। पगडंडी रास्ता के चलते मैंने घोड़े का प्रयोग किया, जो सराहनीय रहा, और लोगों को मैंने सुझाव दिया। उन्हें जनगणना कार्य के लिए तो घोड़े का जो है प्रयोग किया। एक पॉजिटिव एग्जाम्पल जो है टीचर्स के बीच में जो है वो उभर कर सामने आए हैं। टीचर के इस मुनफरिद तरीके को लेकर गांव के बच्चे और स्टूडेंट्स भी काफी खुश हैं। अचानक हम देखे एक दिन की घोड़ा से आ रहे हैं सर, तो हम लोग पूछने लगे सब कि सर घोड़ा से क्यों आ रहे हैं, तो सर बोले कि मेरे पास गाड़ी भी है और घोड़ा भी है, तो नहीं मिल रहा है पेट्रोल, इसीलिए हम घोड़ा से ही आ गए। तो हम पूछे तो फिर सब पूछने लगे, सब खुश होने लगे कि सर हम ऐसा कभी नहीं देखे थे, आज हम पहला बार देखे। मुन्ना प्रसाद गुप्ता के मुताबिक घोड़े के रखरखाव पर हर महीने करीब 1000 से 1500 रुपए खर्च होते हैं। उन्होंने बताया कि 16 मई 2026 से शुरू हुए सेंसस में उन्होंने पहले दिन से ही घोड़े का इस्तेमाल किया और काम लगभग मुकम्मल कर लिया है। आज की बहुत ही अहम खबरें आपने सुनी है। हमारी वेबसाइट bbc.com/उर्दू पर ताज़ा तरीन खबरों के लिए भी आइए। हमारी वेबसाइट पर मशरिक़ वस्ता पर जारी इस जंग पर हमारी लम्हा बलम्हा कवरेज आपको मिलेगी। ताज़ा तरीन सूरत हाल, पेशरफ्त और पस मंज़र को समझने के लिए हमारे लाइव पेज का रुख आप कर सकते हैं, जहाँ इस तेज़ी से बदलती हुई सूरत हाल पर आपको मुसलसल अपडेट्स, तफसीली रिपोर्ट, माहिरीन के तज्ज़िये और अहम नुकात के खुलासे भी मिलेंगे। इसके साथ साथ हमारी टीम की जानिब से तस्दीक शुदा वीडियोज़ भी BBC उर्दू के सोशल मीडिया पेजेस और YouTube चैनल पर मौजूद हैं। BBC उर्दू के प्रोग्राम जहानुमा की प्लेलिस्ट हमारे YouTube चैनल पर भी मौजूद है, आप इस प्रोग्राम को वहाँ भी देख सकते हैं। आज प्रोग्राम में इतना ही। समरा फातिमा को इजाज़त दीजिए।